लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजी को एक्सपोज करके रख दिया। क्योंकि आप देखें, जब भारत को फ्लैट पिच मिलती है तो भारतीय बल्लेबाज दोहरे शतक मारते हैं या एक इनिंग में पांच पांच बल्लेबाज शतक मारते हैं। लेकिन जहां पर लॉर्ड्स पे हल्की सी हिलती डुलती पिच मिली, जहां पर फास्ट बॉलर को स्विंग और बाउंस मिला, वहां पर फिर से भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर से ढेर हो गए। हालांकि ये टेस्ट मैच बहुत क्लोज गया और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हार ने भारतीय बल्लेबाजी को भी फिर से एक बार फिर से इसकी पोल खोल दी है। क्योंकि आप देखें कि शुभमन गिल ये जो बिल्कुल शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने पिछले दो टेस्ट मैच की चार पारियों में 3 सेंचुरी मारी है। और इसके अलावा जायसवाल को देख लो, इन सब ने मतलब पूरी तरह से यहाँ पर इनकी पोल खुल गई इनकी बल्लेबाजी की। और केवल केएल राहुल जो कि टेक्निकली स्ट्रांग थे, वही केवल बल्लेबाजी करते रहे सही से, बाकी पूरी तरह से पूरी टीम इंडिया ढेर हो गई। हालांकि ये टेस्ट मैच रविंद्र जडेजा के लिए बहुत शानदार रहा, केएल राहुल के लिए बहुत शानदार रहा, बाकी भारतीय बॉलरों के लिए बहुत शानदार रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए मतलब जो करुण नायर हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए या नीतीश कुमार रेड्डी भी बल्लेबाजी में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। केवल उन्होंने पहली पारी में वो 2 विकेट लिए, इसके अलावा इस टेस्ट मैच में उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया। तो कुल मिलाकर इस टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या कारण बने जिससे भारत को इस टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो भाइयों, पुष्पेंद्र सिंह विसाखेड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस हार के सिलसिले की बात करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे क्या क्या कारण है। तो पहला कारण जो है वो है भारत का टॉस हारना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टॉस तो देखो, उन्हें वो बात सही भी है कि टॉस तो किसी के हाथ में होता नहीं है, ना इंग्लैंड के हाथ में था ना भारत के हाथ में था। लेकिन लॉर्ड्स के पिच की ये क्वालिटी है कि वहां पर पहले दिन और पांचवें दिन बल्लेबाजी करना अमूमन कठिन होता है। बाकी आप दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन देख लो तो यहाँ पर बल्लेबाजी आसान होती है, लेकिन पहले दिन और पांचवें दिन बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ऐसा ही हमें WTC फाइनल में भी देखने को मिला था और ऐसा ही हमें आज फिर देखने को मिला। क्योंकि इंग्लैंड ने जब टॉस जीता तो उसको पता था कि हम पहले दिन तो कैसे भी करके सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन पांचवें दिन ये पिच बिल्कुल भी बल्लेबाजों के लिए मुरीद नहीं रहेगी। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ। भारत टॉस हार चुका था और उसके बाद भारत को चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करनी थी। और वहीं कहीं ना कहीं ये बात फाइनल हो चुकी थी कि बहुत मुश्किल होने वाला है भारत के लिए। तो कुल मिलाकर भारत का टॉस हारना इस टेस्ट मैच में भारत की हार का पहला प्रमुख कारण बना। दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो वो दूसरा कारण है ऋषभ पंत का रनआउट होना। जी हाँ, पहली पारी में आप देखो कि ऋषभ पंत को बेन स्टोक्स ने रनआउट किया और वो केवल भारत की हार के प्रमुख कारणों में से एक नहीं बल्कि इस मैच का भी टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि उस समय भारत बहुत स्ट्रांग था और ऐसा लग रहा था कि अगर ऋषभ पंत और केएल राहुल एक सेशन और बैटिंग कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत अच्छी खासी बढ़त ले लेगा, मतलब 100 रनों की या 50 रनों की बढ़त तो ले ही लेगा। लेकिन बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत को रनआउट किया और उसके बाद फिर केएल राहुल भी अगले लंच हो गया था उसके बाद केएल राहुल बैटिंग करने आए और वो भी चलते बने। मतलब वहां पर जब भारत का एक समय 350 पर भारत मतलब 3 या 4 विकेट खोकर बैठा था, वहीं 387 में भारत ऑल आउट हो गया। और वहां पर अगर भारत थोड़ी देर और बल्लेबाजी कर लेता, ऋषभ पंत रनआउट नहीं होते, तो हो सकता है भारत 450 रनों पर चले जाता। और यही तो मतलब हार का मतलब मार्जिन भी यही रहा। आप देख लो 30-35 रन मतलब रनों से भारत हारा है और वहां पर अगर 30-40 रनों की लीड ले लेता भारत तो इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत सकता था। तो ये इस हार का दूसरा प्रमुख कारण बना। तीसरा जो इस टेस्ट मैच का हार का प्रमुख कारण बना वो है एक्स्ट्रा देना। मतलब भारतीय बॉलरों ने इस टेस्ट मैच में बिल्कुल अनुशासनहीनता के साथ गेंदबाजी की है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत ने दोनों इनिंग में मिलाकर 65 एक्स्ट्रा रन दिए हैं, चाहे लेग बाय हो गए या वाइड के हो गए या 22 के हो गए, मतलब कुल मिलाकर 65 रन दिए हैं। वहीं इंग्लैंड ने मात्र 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, मतलब 35 रन भारत ने इंग्लैंड के बॉलरों से ज्यादा दिए हैं। मतलब इंग्लैंड के बॉलरों ने बहुत अनुशासन में गेंदबाजी की है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है। तो ये जो 35 रन एक्स्ट्रा दिए ना भारतीय गेंदबाजों ने, यही हार का कारण बना। क्योंकि अब मार्जिन देख लो हार का कितना है, 30 और 35 रन जो मार्जिन है, तो ये एक हार का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट हार का कारण लगता भी है, बहुत सारे लोगों को ये हार का कारण नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्ट है कि जडेजा ने इस टेस्ट मैच में जरूरत से ज्यादा धीमी बल्लेबाजी की। क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी टीम के 8 विकेट हो चुके हैं और बुमराह और सिराज बल्लेबाजी करने आ गए हैं, तो आपको पता है कि बुमराह और सिराज कभी भी आउट हो सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप थोड़ा तेजी से रन बनाएं और सामने वाली टीम को प्रेशर में लाएं। और मैं
यहाँ पे बुमराह और सिराज को भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने जडेजा का बखूबी साथ दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 9 ओवर तक खड़े रहे, मतलब अकेले फेस किए बुमराह ने, 55 गेंदें अकेले खेली है बुमराह ने, और वहीं 6 ओवर तक अकेले खेले सिराज ने, मतलब 30 गेंद सिराज ने खेली है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, मतलब बल्लेबाजी क्या, बहुत अच्छा डिफेंस किया था। लेकिन जडेजा कुछ ज़्यादा ही धीमा खेल रहे थे। मतलब जडेजा की प्लानिंग ये थी कि मैं 4 गेंद सर्वाइव करूंगा, एक सिंगल लूंगा, उसके बाद फिर स्ट्राइक पे आ जाऊंगा, अगले 2 गेंद डॉट खेल जाएंगे बुमराह और सिराज, उसके बाद फिर मैं स्ट्राइक पे आ जाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटेजी थी, इसी के चलते भारत को ये हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि अगर वहां पर थोड़ा सा, अगर बुमराह सॉरी जडेजा थोड़ा सा एग्रेसिव खेल लेते, तो हो सकते हैं कि 1-2 हिट के चलते इंग्लैंड का पूरा मनोबल टूट जाता और भारत इस मुकाबले को जीत जाता। मतलब जडेजा का धीमा खेलना भी भारत की हार का एक प्रमुख कारण बना। हालांकि कुछ लोग जडेजा का धीमा खेलने को क्रेडिट दे रहे हैं और कुछ लोग उसे ऑल वॉरियर बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं, जडेजा भी एक उस हार के कारण में से एक है। खैर, वो सबकी अपनी पर्सनल राय है। और पांचवा और इस टेस्ट मैच की हार का जो प्रमुख कारण है वो है दोनों पारियों में भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का फेल होना। आप देख लो, केवल केएल राहुल ही एक ऐसे बल्लेबाज रहे दोनों पारियों में जो टिके रहे। बाकी गिल को देख लो, जायसवाल को देख लो, करुण नायर को देख लो, इन तीनों ने पूरी तरह से भारत को निराश किया है। मतलब मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जायसवाल की। जायसवाल ने केवल अभी तक, मतलब 6 इनिंग हो चुकी है 3 टेस्ट मैच की, लेकिन केवल 1 सेंचुरी मारी, वो भी पहली इनिंग में उनकी सेंचुरी आई थी। उसके बाद से जायसवाल पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म लगे। मतलब पता नहीं उनको क्या जल्दी रहती है, हर बार वो जब से आर्चर, पहले इस तीसरे टेस्ट मैच में उनको आर्चर ने आउट किया, उससे पहले भी वो बॉक्स वगैरह से आउट होते रहे। तो केवल पहली पारी में उन्होंने सेंचुरी मारी, उसके बाद वो आउट ऑफ टच लगे हैं। और दूसरी मैं बात करना चाहूँगा करुण नायर की। करुण नायर के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मेरी बात सुनो, आपको 8 साल बाद आपको टेस्ट टीम में जगह मिली है, और आपको जगह भी कैसे कैसे खिलाड़ियों की जगह पर मिली है। सरफराज खान हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, साई सुदर्शन हो गए, और यहाँ तक कि ध्रुव जुरेल। मतलब ये ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी आपसे, मतलब किसी दिन भी अच्छा खेल सकते हैं आपसे, लेकिन इन सबकी जगह आपको प्राथमिकता दी गई और आप लगातार 6 पारियों से फेल हुए हैं। और करुण नायर न सिर्फ फेल हो रहे हैं, मतलब अच्छे स्टार्ट के बाद फेल हो रहे हैं। मतलब आप देखो, करुण नायर की जब आप बैटिंग देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो 20, 25, 30, 40 रन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक से फिर अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। तो आपके चक्कर में सरफराज खान बाहर बैठे हैं, श्रेयस अय्यर जैसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मतलब बाहर बैठे, टॉप क्लास बैटर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आखिरी इनिंग थी करुण नायर के टेस्ट करियर की, बाकी अब टीम मैनेजमेंट के हाथ में है कि हमको अगले टेस्ट मैच में मौका देना है नहीं, ये गंभीर साहब और शुभमन गिल के हाथ में है। बाकी निराश किया कुल मिलाकर करुण नायर ने, जिस तरह से मतलब उन्होंने प्रैक्टिस में भी अच्छे खेला था। जब इंग्लैंड ए के खिलाफ उन्होंने प्रैक्टिस की थी, वहाँ पर भी उन्होंने दोहरा शतक मारा था, लेकिन पता नहीं सीरीज में उनको क्या हो गया। तो एक ये बात हो गई। और तीसरी बात करना चाहूँगा शुभमन गिल की। शुभमन गिल की भी यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, उनकी बल्लेबाजी भी एक्सपोज हुई है। क्योंकि आप देखो, पहले 2 टेस्ट मैच हेडिंगले और एजबेस्टन में इंग्लैंड ने अपने बेसबॉल के हिसाब से पिच बनाई थी, मतलब बैटिंग पिच बनाई थी। वहाँ पे बॉलरों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे गिल साहब ने 4 इनिंग में 3 सेंचुरी मारी, एक डबल सेंचुरी भी थी उसमें। लेकिन यहाँ पर दोनों पारी में वो पूरी तरह से नाकाम रहे। और उन्होंने विराट कोहली की तरह स्लेजिंग तो कर ली, लेकिन भैया विराट कोहली की तरह चेस मास्टर भी तो बनो। आप टीम को केवल स्लेस करके नहीं जिता सकते, आपको बल्लेबाजी करना भी पड़ता है। और विराट कोहली में आप में यही अंतर है कि विराट कोहली जब जब स्लेस करता था, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से स्लेस करता था, तो ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अगर इस बंदे को चिढ़ाएंगे तो ये हमको ही खा जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के कोच सीधा बोलते हैं कि आप सब कुछ कर लेना, लेकिन विराट कोहली के साथ स्लेजिंग मत करना। गिल ने भी उनके जैसे बनने की कोशिश की, या खुद का भी एक टेक्निक हो सकती है गिल की, लेकिन फिर आपको परफॉर्म करके भी देना पड़ता है, वरना हंसी का पात्र बनते हैं। और गिल ने इस टेस्ट मैच में पूरी तरह से निराश किया है। उनकी कप्तानी में मुझे पहले दिन इफेक्टिव लगी थी, उसके बाद निराश किया कुल मिलाकर गिल ने। तो ये कारण रहे भारत की हार के, और ये हार भारत को लंबे समय तक चुभने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, सॉरी ऐसा क्यों है कि भारत के लंबे समय तक चुभने वाली है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि किसी टेस्ट मैच की, कोई टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, उसमें से अगर 4 दिन तक आप अच्छा खेलते हैं और केवल एक ही दिन आप खराब खेलते हैं, और वो एक सेशन ही खराब खेलते हैं, और उसके चलते अगर वो टेस्ट मैच आपके हाथ से चला जाए, तो वो हार आपको लंबे समय तक चुभती है। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ है। भारत 4 दिन तक तो बहुत शानदार खेला, 5वें दिन केवल वो एक सेशन शुरू का, लंच का पहले का सेशन, जहाँ पे 3-4 विकेट बंच में गिरे भारत के, और वहीं से कहीं ना कहीं भारत के हाथ से ये मैच निकल गया। उसके बाद सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन उसके बाद भी जडेजा और बुमराह और सिराज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। तो ये एक विश्लेषण था भारत की हार के कारणों का। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो। हाँ भाई, वीडियो को लाइक किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि डेली तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, एक नई वीडियो डेली डाल रहा हूँ मैं। तो आप प्लीज़
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने क्रिकेट फैंस दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।